जेई मेन 2024 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। अगले जेई मेन यानी 2024 में आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 है। पैटर्न हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन पिछला पैटर्न देख के हम लोग बात कर रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में आपको एक सवाल मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म रैंकर्स जेई नीट फाउंडेशन। माई सेल्फ गौरव, और आज हम लोग जेई मेन 2024 के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जिनके अगले जेई मेन यानी 2024 में आने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 1 है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट 1 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, हर एक शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि टॉपिक्स के बारे में देर ना करते हुए बात किया जाए तो सबसे पहला टॉपिक्स है स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस। स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस मतलब चार्ज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकैटायन कार्बन आयन मेनली, और इसी कॉन्सेप्ट से फ्री रेडिकल की भी स्टेबिलिटी हम लोग डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, 4-5 कार्बोकैटायन आपको दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि अरेंज करो इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या फिर मोस्ट स्टेबल कौन सा है या फिर लीस्ट स्टेबल कौन सा है। इनको अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछा जाता है। उसी तरीके से कार्बन आयन की स्टेबिलिटी भी सेम लैंग्वेज में पूछी जा सकती है कि मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, या ऐसा कौन सा कार्बन आयन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। लैंग्वेज कैन बी एनीथिंग। और सिमिलरली फ्री रेडिकल से रिलेटेड भी। तो सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको देखना हो कि स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस, यानी ऐसा समझ लो कि मैं कार्बोकैटायन के बारे में ही बात करने वाला हूं कि कार्बोकैटायन कैसे कैसे स्टेबल होगा। तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि कार्बोकैटायन यानी चार्ज जिस एटम पे है कार्बन के ऊपर अभी, तो उस चार्ज के होने से क्या हमें बैक बॉन्डिंग जैसी मिल रहा है, बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, यानी मतलब ये चार्ज क्या बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है? अगर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं ये लेस देन का सिंबल क्यों लगाया हूं? ये इसलिए लगाया हूं कि अगर ये चार्ज गिवन चार्ज कार्बोकैटायन बैक बॉन्डिंग से ही स्टेबलाइज्ड हो जाता है, या फिर अ सेट ऑफ 4 कार्बोकैटायन एक बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड हो जाता है, एक बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज नहीं होता है, या एब्सेंट है बैक बॉन्डिंग, हम लोग वहीं पे डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, जिसमें बैक बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्टेबल है, जिसमें बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी नहीं है वो कम स्टेबल है। तो हम लोग एक जीओसी में सीक्वेंस पढ़ते हैं फिनोमेनन्स के बेसिस के रिगार्डिंग कि सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना क्या है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना बैक बॉन्डिंग स्टेबिलिटी है। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक बॉन्डिंग अगर नहीं है तो क्या उस चार्ज के होने से एरोमेटिसिटी आ रही है, मतलब चार्ज के होने से कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है क्या? अगर एरोमेटिक भी नहीं हो रहा है तो फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट कि क्या उस चार्ज या वो चार्ज मेसोमेरिक इफेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट, अगर मेसोमेरिक इफेक्ट भी एब्सेंट होगा। फिर हम लोग बात करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, और आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने ये सारे फिनोमेनन जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वो सब आपने पढ़ा होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एब्सेंट होगा। देन हम लोग लास्ट में बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब क्रोनोलॉजी समझिए, चार्ज आया, हम उस चार्ज से पूछेंगे क्या बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिल रही है, यस, तो यहीं पे डिसाइड हो जाएगा। बोलेगा नहीं तो आगे बढ़ेंगे। क्या इस चार्ज से पूछेंगे तुम एरोमेटिक हो, तुम्हारे होने से कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, यस, यहीं पे डिसाइड होगा, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। और इनमें से कोई एक तो पॉइंट ऐसा होगा ही होगा जहां पे ये डिसीजन ले लेंगे हम लोग, जहां पे डिफरेंस हम लोगों को मिल जाएगा कि हाँ, इसमें ये पर्टिकुलर इफेक्ट देखने को मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। समझ आ रही बात? अगर लास्ट तक कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है तो मतलब हम लोग कुछ ना कुछ गलत तरीके से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ अलग फिनोमेना जरूर होगा। जैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस ये करेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द कंपाउंड फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। ठीक है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायन। ये पूछा जा रहा है कि हाइड्राइड को गेन करने की एफिनिटी कितनी ज्यादा है कार्बोकैटायन। अब देखो, ये लैंग्वेज यूज नहीं किया गया है कि आपसे स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है, या फिर स्टेबिलिटी वर्ड ही नहीं आया है, लेकिन आपको यहाँ पे खुद से ही
आइडेंटिफाई करना है कि हाइड्राइड को गेन करने की एफिनिटी, मतलब H- को हम लोग अगर हाइड्राइड बोलते हैं तो H- को गेन करने की एफिनिटी किसके सबसे ज्यादा है, मतलब कि जो कार्बोकटायन अपने आप में खुद स्टेबल होगा वो H- को गेन करना कम चाहेगा, और जो सबसे कम स्टेबल होगा वो H- के साथ तुरंत कंबाइन होकर न्यूट्रल स्पीसी बनाना चाहेगा। मतलब ये सारे चार्ज्ड हैं, ये सारे न्यूट्रल होने चाहेंगे, लेकिन कुछ इसमें से जो स्टेबल है वो उनकी एफिनिटी कम होगी न्यूट्रल होने की, जो कम स्टेबल है उनकी एफिनिटी ज्यादा होगी। उसी ऑर्डर में आपको लिख देना है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से स्टेबिलिटी का ही सवाल है ये, कि जो स्टेबल होगा उसकी एफिनिटी कम, और जो नहीं स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा, उसकी एफिनिटी ज्यादा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ स्टेबिलिटी देखना है, तो ये कार्बोकटायन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है? ऑल राइट। हम लोग जो पिछले सीक्वेंस में देखे थे भी, पिछले पेज पे, उसमें हम लोग एक नया, एक ऐसा वर्ड यूज नहीं किया था जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा रेजोनेंस या फिर डांसिंग रेजोनेंस, बहुत सारे लोग बोलते हैं। वो वहां पे इंक्लूडेड नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि ये इस टाइप का फिनोमेना एक पर्टिकुलर स्पीसी में ही होता है, साइक्लोप्रोपाइलियम कैटायन में ही होता है। ठीक है? अब ये इसके अलावा और कहीं भी इन जनरल देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमने वहां पे जनरलाइज्ड स्टेटमेंट नहीं दिया कि सिग्मा रेजोनेंस जैसा भी कुछ होता है। एनीवेज, सिग्मा रेजोनेंस की वजह से जो स्टेबिलिटी मिलती है, ये कार्बोकटायन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जो भी फिनोमेना से स्टेबिलिटी कार्बोकटायन को हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन माना जाता है। सबसे स्टेबल कार्बोकटायन मतलब इसकी एफिनिटी सबसे कम होगी। ठीक बात है? उसके बाद अब सिंपल सी चीज, इसके बाद बैक बॉन्डिंग पता करेंगे, एरोमेटिसिटी पता करेंगे और सो ऑन चलता रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा हमारा एफिनिटी का ऑर्डर होगा। दैट्स इट। ऑल राइट। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, डी सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद क्या बैक बॉन्डिंग है? कहीं पे भी नहीं है। तो क्या रेजोनेंस है? यस, यहां पे रेजोनेंस है, रिंग में, 3 जगह, 3 रिंग में रेजोनेंस है, और ये भी रेजोनेंस कर सकता है। हाँ, ध्यान रखना, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं दिखाया एरो से, पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में भी रेजोनेंस कर सकता है, इस रिंग में और इस रिंग में, तीनों में। सिमिलरली यहां पे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर सकता है, लेकिन यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से ही केवल रेजोनेंस पा रहा है, मतलब रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, हमने सीक्वेंस में देखा है। तो अभी तो ये पता चल गया कि ये सबसे कम स्टेबल, सबसे लास्ट में डाल दो इसको, सी सबसे लास्ट में। इन दोनों में डिसाइड करना है, जहां ज्यादा रेजोनेंस वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, यहां ज्यादा रेजोनेंस तो बी एंड देन ए। ये तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब इसी का उल्टा देख लो, कहां पे है, कौन से ऑप्शन में है कि सी ए बी डी हमें मिल जाए। सी ए बी डी कहां पे है? यस, करेक्ट आंसर इज डी। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे, हमने केवल एक चूज किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एरोमेटिसिटी। लो, अभी एरोमेटिसिटी की बात हो रही थी। एरोमेटिसिटी इज वन ऑफ दोज टॉपिक जो हर एक साल, हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। हर एक शिफ्ट में किसी न किसी लैंग्वेज में या किसी न किसी एप्लीकेशन की वजह से एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट होता ही है। एरोमेटिसिटी, हम लोग ऐसे बात तो कर रहे हैं एरोमेटिसिटी का, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन और भी 2 चीजें होती हैं, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, इनसे रिलेटेड ही होता है। ये भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक बात है? तो हम लोग इन जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। इनको पहचानने का क्राइटेरिया आई होप आप जानते होंगे। सीधा 4n+2 पाई हकल रूल पे नहीं जाना है, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। ठीक बात है? तो 4 स्टेप होता है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। पहला स्टेटमेंट है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, दूसरा स्टेटमेंट, एंड तीसरा स्टेटमेंट कंपाउंड शुड कंटेन्स अ सर्कमफरेंशियल कंप्लीट रेजोनेंस। पूरे सर्कमफरेंस पे रेजोनेंस होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें फॉलो हो रहा है तब हकल रूल चेक करते हैं, और हकल रूल कहता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर ये चारों पॉइंट वैलिड है तो फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि द गिवन कंपाउंड इज एरोमेटिक। अगर 3 पॉइंट के साथ हकल रूल फॉलो नहीं कर रहा है बल्कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग बोलेंगे द गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। और कहीं पे भी प्लेनरिटी लूज कर देता है, जो कि वन ऑफ द 3 टॉपिक है जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है।
ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। आपको यही 3-4 पॉइंट अप्लाई करके ये सारा आंसर पता चल जाएगा। एनीवेज, अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पहचानने के अलावा भी सवाल पूछा जाता है। जैसे आपके सामने ये सवाल है कि अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द वन विच शोज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट इज। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है? दो पोल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और यहां पे पोल कैसे आएंगे? चार्ज की वजह से आएंगे। वो चार्ज कैसे आएगा? चार्ज ऐसे आएगा कि ये डबल बॉन्ड है, यहां पे रोटेशन एकदम हिंडर्ड है। डबल बॉन्ड के अराउंड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हिंडर्ड होता है किसी मॉलिक्यूल में। और हम जानते हैं जब कन्फर्मेशनल आइसोमर पढ़ रहे थे कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल पूरा का पूरा रोटेट करता रहता है। कौन सा? वान डेर वाल रिपल्सन कम करने के लिए। ठीक बात है। अगर ये प्लेनर होगा तो ये दोनों ही रिंग एक प्लेन में रहेंगी, ये दोनों रिंग एक प्लेन में, ये दोनों रिंग एक प्लेन में। ठीक बात है। तो वहां पे वान डेर वाल रिपल्सन ज्यादा होता है। वान डेर वाल रिपल्सन कम करने के लिए फ्रीली रोटेट करना पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड है तो फ्रीली रोटेट कर नहीं पाएगा। तो अब क्या करना होता है? मॉलिक्यूल अपने आप को ऐसा एडजस्ट करता है कि ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की तरह बिहेव करे। जैसे अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ या इधर की तरफ सुटेबल डायरेक्शन में ब्रेक कर जाए, तो अगर ब्रेक करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड था, इसको मैंने सिंगल कर दिया, इधर नेगेटिव और यहां से टूटा तो यहां पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है। ओके, अब ऐसा हमेशा हम लोग लॉजिकली करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि कहीं पे भी नेगेटिव बिठा दिए, कहीं पे भी पॉजिटिव बिठा दिए। ठीक है, यहां पे तो दोनों आइडेंटिकल रिंग है, तो यहां पे चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये नेगेटिव बनाया हमने, ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस किया इस पाई बॉन्ड के साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, ये पॉजिटिव चार्ज भी रेजोनेंस किया इस पाई बॉन्ड के साथ, और दोनों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस किया। सिमिलरली यहां पे हमने किया, लेट्स से मैंने उधर कर दिया, अभी भी दोनों आइडेंटिकल है, तो यहां नेगेटिव चार्ज बना दिया और ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया। जैसे ये नेगेटिव चार्ज बना, ये रिंग हो गई एरोमेटिक। अभी हम लोग बात करते हैं, एरोमेटिक रिंग हो गया, लेकिन ये रिंग हो गई एंटी एरोमेटिक। हाईली अनफेवरेबल स्टेप है ये। दूसरी चीज, इधर आए, यहां भी एंगल स्ट्रेंथ कम करने के लिए ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। यहां नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल जनरेट हो गया। ये जो दो चार्ज हम लोग जनरेट कर रहे हैं ना, इन्हीं की वजह से डाइपोल होगा। ठीक बात है। अब डाइपोल, बेसिकली डाइपोल मोमेंट क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। या तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो या तो सेपरेशन ज्यादा हो, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। आखिर कंपेयर ही करना है हम लोगों को। ठीक है, यहां पे उसी तरीके से हम लोग ब्रेक किए, ये नेगेटिव चार्ज हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये भी रिंग एरोमेटिक हुई, ये भी रिंग एरोमेटिक हुई। ये प्रोसेस हाईली फेवरेबल है, ये प्रोसेस हाईली फेवरेबल है। अब हाईली फेवरेबल है मतलब ये टूटा ही रहेगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा। टूटा का मतलब ये पाई बॉन्ड टूटा रहेगा, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में रहेगा हमेशा, तो रोटेशन चलता रहेगा और एंगल स्ट्रेंथ एकदम कम, वान डेर वाल स्ट्रेंथ एकदम कम। ठीक है, तो ये हमेशा इस डाइपोल के फॉर्म में रहेगा। और डाइपोल एग्जिस्टेड, यहां पे तो डाइपोल बन ही नहीं सकता क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक एक रिंग बन जा रही है। ठीक है, तो रिलेटिवली अगर बात करें तो यहां पे जो डाइपोल है ये ज्यादा देर तक बने रहेगा। हम लोग कंपेरेटिव बात कर रहे हैं, ज्यादा देर तक बना रहेगा और डाइपोल बना रहेगा, बाकियों में कम टाइम के लिए बना रह रहा है, तो डाइपोल मोमेंट भी इसी के केस में ज्यादा होगा। हेंस करेक्ट आंसर इज दिस। ठीक बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। इससे सवाल हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, हर एक शिफ्ट में। पेपर आउट नहीं हुआ है, लेकिन पिछला पैटर्न देख के हम लोग बात कर रहे हैं कि हर एक शिफ्ट में आपको एक सवाल मिल जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक बात है, ये मेन चीजें हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई यहां पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि one is labeled given statement given below are two statement, one is labeled as assertion A and reason B। ये आप लोग पैटर्न क्वेश्चन का जानते ही होंगे, assertion and reason वाला। नाउ assertion क्या कहता है कि yes here butane 1-ol has higher boiling point than ethoxyethane। तो ब्यूटेन 1-ol पहले ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 और 4 यहाँ पे OH, 1 2 3 4 ब्यूटेन 1-ol। और दूसरा कंपाउंड क्या है? इथॉक्सीइथेन, ओ ये इथॉक्सीइथेन। ऑल राइट, कह रहा है कि ब्यूटेन 1
ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथॉक्सी एथेन, ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा हुआ है, ये दूसरे अपने ही जैसे मॉलिक्यूल से अच्छा खासा कर सकता है ये अपना, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर सकता है भाई? H, कौन सा? जो जुड़ा हो या तो फ्लोरीन से या तो नाइट्रोजन से या तो ऑक्सीजन से, इससे अगर जुड़ा है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए एलिजिबल है। नाउ अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे ही होती है एक तरीके से मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने लगता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और हम जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक बात है। लेकिन यहां पे सच कोई भी हाइड्रोजन नहीं है अवेलेबल जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल्स को एक्यूमुलेट कर पाए, ठीक बात। इसलिए इस केस में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इथॉक्सी एथेन। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। और दूसरा स्टेटमेंट, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। वही तो मैं यहां पे समझा रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, जिससे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। नाउ ये सही बात बोल रहा है, ये भी सही बात बोल रहा है और इसके सही होने के लिए ये स्टेटमेंट सही है कि मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बढ़ी भाई? एसोसिएशन हुआ मॉलिक्यूल का इसलिए बढ़ा। तो ठीक है, स्टेटमेंट असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर इज सी। एक बात है, तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। नाउ एलिमेंटल डिटेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग बेसिकली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ये नाइट्रोजन हो गया, हेलोजन, इनका डिटेक्शन करते हैं, इनका प्रेजेंस डिटेक्ट करते हैं कि है या नहीं है, डिटेक्ट करना। देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग दो बातें करते हैं, एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन। हम लोग एस्टिमेशन करते हैं कि वो अगर कुछ प्रेजेंट है तो कितना है, या दूसरा तरीका होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें हम लोग बात करते हैं कि है भी कि नहीं है, ठीक बात है। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब या तो है या तो नहीं है, डिटेक्ट करना, एस्टिमेट नहीं करना हाउ मच प्रेजेंस। वी हैव टू जस्ट सी दैट गिवन एलिमेंट इज अवेलेबल, इज प्रेजेंट और नॉट, ठीक बात है। नाउ एलिमेंटल डिटेक्शन में एक सबसे इंपॉर्टेंट है लसाइन टेस्ट। इसको आप लोग जरूर से देखेंगे। लसाइन टेस्ट क्या होता है, इसमें किस किस एलिमेंट का डिटेक्शन होता है और क्या कंपाउंड का कलर बनता है, कौन से कंपाउंड का कलर होता है। सवाल ऐसे भी पूछा जा चुका है कि इन लसाइन टेस्ट वी गेट पर्शियन ब्लू while detecting nitrogen, so what complex was reflecting as Persian blue? अच्छे लैंग्वेज में रहा होगा, ठीक है। तो वो जो ब्लू कलर आ रहा है नाइट्रोजन के डिटेक्शन में वो किसकी वजह से आ रहा है, वैसे तरीके सल्फर में पूछा जा सकता है और क्या रिएजेंट यूज होता है ये सब पूछा जा सकता है। आपसे सवाल पूछा गया है मैच करने के लिए कि आपको बताया नहीं गया कौन सा डिटेक्शन चल रहा है, कौन सा टेस्ट चल रहा है। एनीवेज नाइट्रोजन का किससे मिलाएंगे, सल्फर का किससे मिलाएंगे, फास्फोरस एंड हैलोजन का किससे मिलाएंगे। आप लोग बहुत पहले से ये पढ़ते आ रहे होंगे कि जब कोई भी कंपाउंड होगा आर, लेट्स से कोई भी हैलोजन है, इसको हम लोग ट्रीट कर दिए सिल्वर नाइट्रेट से AgNO3, ये तुरंत आर AgX का पीपीटी बनता है और करस्पॉन्डिंग जो भी बच रहा है उससे हमसे मतलब नहीं, ये तुरंत पीपीटी बनता है, ठीक बात है। अब Ag अगर Cl है तो उसका व्हाइट पीपीटी, AgBr है पेल येलो, Ag आयोडीन है AgI है उसका एकदम डार्क येलो कलर बनता है। तो उसके बेसिस पे हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सा पीपीटी किसका है, तो कौन सा एलिमेंट रहा होगा यहाँ पे, X कौन सा रहा होगा, ठीक है। और अगर AgF बनता है ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है लेकिन व्हाइट होता है। एनीवेज तो सबसे पहले हैलोजन को ही हम लोग मिला देते हैं कि भाई ये तो मिलेगा इससे AgNO3 से ना। इसमें हम लोगों को कोई टेस्ट की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी कि लसाइन टेस्ट क्या होता है, कैरियस टेस्ट क्या होता है, ड्यूमास टेस्ट क्या होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये तो हम लोग प्रायर नॉलेज से बता दिए कि भाई हैलोजन को हम लोग इससे रिएक्ट करा के कुछ ना कुछ रिलेशन है इनका ना।
नाइट्रोजन का जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो इन लसाइन टेस्ट वी गेट Fe4 FeCN6 का होल थ्राइस, इसको बोलते हैं फेरीफेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरीफेरोसाइनाइड, और इसी का कलर होता है पर्शियन ब्लू व्हाइल डिटेक्टिंग नाइट्रोजन वाया लसाइन टेस्ट। सल्फर का टेस्ट लसाइन टेस्ट में ही जब हम लोग Na2S सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, Na2S बनता है, उसमें सोडियम फिर सोडियम पोटेश क्या नाम है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सॉरी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड यूज करते हैं, तो हमें एक बहुत ही प्यारा सा कॉम्प्लेक्स मिलता है जिसका नाम जिसका कलर होता है पर्पल। इसको हम लोग मिलाएंगे तो ये दोनों का दोनों नाइट्रोजन इसके साथ, मैं इसका प्रोडक्ट यहां लिख रहा हूं Na4 FeCN5NOS, और इसी का कलर होता है पर्पल, इसी का कलर होता है पर्पल, ठीक है, और ये भी लसाइन टेस्ट का ही पार्ट है। नाउ सल्फर विल बी अरेंज्ड विथ दिस, और जो बच गया उसको, ये आपका कैरियस मेथड है, ठीक है। फास्फोरस का डिटेक्शन ये रिएजेंट मिलाने के बाद हमको मिलता है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, और इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि फास्फोरस कितना प्रेजेंट है, वो कैरियस मेथड में यूज होता है। तो ये सारा मिक्स करके दिया गया था, तो आप देख लीजिए, ए को आपने मिलाया किससे भाई 3 से, बी को मिलाया 1 से, सी को मिलाया किससे 4 से, एंड डी को मिलाया 2 से। अब कौन सा ऑप्शन है ये देखना पड़ेगा आपको। ए 3142 इज डी, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैलोफॉर्म टेस्ट। ये बेसिकली ऐसा टेस्ट है जो कि आपको बहुत ही पढ़ने में भी मजा आएगा, और इसके सवाल भी वैसे ही होते हैं, सॉल्व करने में भी आपको विद इन नो टाइम आप सॉल्व करके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। हैलोफॉर्म टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब कभी भी एक पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट होता है, हम लोग अभी देखेंगे किस टाइप का सबस्ट्रेट, पर्टिकुलर टाइप का सबस्ट्रेट को हम लोग ट्रीट करते हैं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, तो हम लोग को मिलता है CHX3, इसी का नाम है हैलोफॉर्म, और जो सबस्ट्रेट होता है उसको हम लोग मेनली ऐसा पाते हैं RCOO- एंड Na+, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट। ये सबस्ट्रेट कैसा होता है, अगर सबस्ट्रेट के अंदर मिथाइल कीटोन टाइप का प्रेजेंस हुआ इतना, अब इधर क्या है कोई मतलब नहीं, अगर सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ऐसा हुआ जो मिथाइल कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है, माने सेकेंडरी अल्कोहल हैविंग 1 हाइड्रोजन, दिस टाइप ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विच कैन बी कन्वर्टेड टू मिथाइल कीटोन, या फिर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो जिसको हम लोग हटा के ये ऊपर वाला अल्कोहल बना सकते हैं, और जो अल्कोहल फिर इसमें कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट होगा, ऑक्सीडाइज करके, ये सारा रिएक्ट करके क्या बनता है NaOI, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और OH- तो अपने पास ही है एक न्यूक्लियोफाइल इसको अटैक करके निकाल देगा लिविंग ग्रुप को, अपने जुड़ जाएगा OH, और OH को ऑक्सीडाइज होकर यहां जाने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक बात है। ये अगर प्रेजेंस है आपके सबस्ट्रेट में तो हैलोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव, मतलब ये जो हैलोफॉर्म बनेगा इसका कुछ ना कुछ कलर होता है, और वो कलर बन गया मतलब हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दिया, नहीं बना मतलब नहीं दिया टेस्ट पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव शो किया। ये आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बता रहा हूं जो कि उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी भूल जाइए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये आपका हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, आप फटाक से बोलेंगे कि बिल्कुल देगा, इसमें भी तो मिथाइल कीटोन है, ये भी देगा हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये हैलोफॉर्म टेस्ट देगा पॉजिटिव, CH2 C डबल बॉन्डेड OCMe3, अभी आपसे अगर पूछा जाए क्या ये हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, आप बोलेंगे नहीं देगा। गलती से नहीं बोलना है कि नहीं देगा, क्योंकि आपको दिखेगा कि ये मिथाइल कीटोन तो नहीं है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देना चाहिए। इसका मैकेनिज्म रिफर करो, ये मिथाइल कीटोन क्यों जरूरी है वो वहां पता चलेगा, मैं ये मैकेनिज्म यहां पे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं।
एनीवेज ये भी हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है, और जो हैलोफॉर्म बनेगा वो इस कार्बन से बनेगा, मतलब CHX3 स्टार वाला कार्बन बन जाएगा इसका, अगर हम लोग हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कराएंगे, इसका हैलोफॉर्म टेस्ट करेंगे तो इसके बारे में ध्यान रखना है। बाकी और कौन नहीं देता है, एसिटिक एसिड। आप अगर ध्यान से देखें एसिटिक एसिड और उसके डेरिवेटिव, इसमें भी ये मिथाइल कीटोन टाइप की चीजें दिखेंगे, लेकिन वो हैलोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देते हैं। तो ये चीजें आई होप आपको पता होगा। नाउ सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है, अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ कंपाउंड विच विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज। पॉजिटिव मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा, अगर बनेगा तो पॉजिटिव। एनीवेज स्ट्रक्चर बनाओ सबका। 1 फेनाइल ब्यूटेन 2 ओन, तो ब्यूटेन है, 4 कार्बन बनाया मैंने, यहीं पे फेनाइल जोड़ दिया और दूसरे कार्बन पे कीटोन। दूसरा बोल रहा है 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, तो ब्यूटेन अभी भी है, 2 पे मेथाइल है Me, और यहाँ पे OH है, B है ये। C क्या बोल रहा है 3 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, फिर से ब्यूटेन है, 3 पे मेथाइल है और यहीं पे OH है, C हो गया। D क्या बोल रहा है भाई 1 फेनाइल इथेनॉल, OH और यहीं पे PH है, 1 फेनाइल इथेनॉल, राइट? नो 1 फेनाइल इथेनॉल तो पीएच उधर हो। ओके, डी हो गया। ई क्या बोल रहा है 3,3 डाइमेथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, तो 4 कार्बन 2 ऑन और यहीं पे 2 मेथाइल ग्रुप Me और Me। नेक्स्ट 1 फेनाइल प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल और यहीं पे पीएच लगा हुआ है। अब इनमें से पूछ के बताया जा रहा है आपको कि कितने आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे। हाँ, हैलोफॉर्म में फ्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, आयोडोफॉर्म हो सकता है, ठीक बात है, ब्रोमोफॉर्म भी हो सकता है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आयोडोफॉर्म इसलिए टेस्ट की तरह यूज किया जाता है क्योंकि उसका कलर जो है CHX3 जो प्रोडक्ट बनता है CHX3I3 बिल्कुल ऐसा ही कलर होता है, डार्क येलो, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये बन चुका है। नाउ क्या यहाँ पे मेथाइल कीटोन है? नहीं है, तो ये नहीं देगा। क्या यहाँ पे ऐसा ग्रुप है जो मेथाइल कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं है, क्योंकि यहाँ ये हाइड्रोक्सी ग्रुप तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है जिसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। यहाँ पे देखो सेकेंडरी अल्कोहल जो कि ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। यहाँ पे भी मेथाइल कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में मेथाइल कीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है सेकेंडरी अल्कोहल से। यहाँ पे इटसेल्फ मेथाइल कीटोन है, यहाँ पे भी कन्वर्टेबल ग्रुप है। तो ये सारे लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, मतलब करेक्ट आंसर शुड बी 4। 4 लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट इनमें से देंगे पॉजिटिव। आसान सा सवाल। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी सी चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहली चीज तो होती क्या है? RMgX। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, लेकिन हर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होता है। एनीवेज RMgX के फॉर्म को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग इसको हर बार जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखें यहां से यहां जरूर समझें कि R- और MgX पॉजिटिव के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिखे ऐसा समझना है। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में काम का, हमारे काम का जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो इसमें से केवल और केवल R- है। R- इज एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक। और ये R- 2 तरीके से बिहेव करता है। पहला काम कि ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और दूसरा काम एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। ये दोनों न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग, ये एक रिएजेंट है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जब कभी भी कोई रिएजेंट बहुत सारे काम कर सकता है, उसके साथ साथ एसिड बेस रिएक्शन भी कर सकता है, तो वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन ही करेगा, ठीक बात है। बाकी 1001 काम भी अगर उसके पास होंगे तो वो उन सबको छोड़ के एसिड बेस रिएक्शन पहले करेगा। कोई भी रिएजेंट अगर एसिड बेस रिएक्शन करने के कैपेबल है और भी कुछ काम करने के कैपेबल है तो वो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन करेगा, ठीक बात है। एनीवेज तो इसको जहां से भी हाइड्रोजन मिलेगा H+ प्रोटॉन मिलेगा, वो तुरंत उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर प्रोटॉन नहीं मिलेगा तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ठीक बात है। ऑल राइट, तो चलिए देखते हैं
इससे रिलेटेड सवाल, आपको एक कंपाउंड दिया गया है जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड और अल्कोहल। ना एक्स मोल ऑफ MEmgBr, तो हमने बोला था कि MEmg और Br, तो यहां पे R तो यही है ना, तो इससे तुरंत आइडिया लगाना है कि Me माइनस, यही न्यूक्लियोफाइल का काम है। ये अल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड पे, एसिड डेरिवेटिव्स पे तुरंत अटैक करता है, ठीक बात है। और जो एसिड डेरिवेटिव या फिर जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं उनसे भी तुरंत रिएक्शन करता है। एसिडिक हाइड्रोजन, वाटर, अल्कोहल, थायोल, अमाइड, ठीक बात है, किसी से भी एसिडिक हाइड्रोजन इसको मिले तुरंत ले लेता है। नाउ तो ये पहला चीज तो यहां पे अटैक करेगा, आपको प्रोडक्ट भी बना के दे दिया, यहीं तक सोचना है, ठीक है। अटैक हुआ, ठीक, तो ये ऐसा हुआ, Me ने अटैक किया तो ये H यहां पे जुड़ गया Me, यहां पे O माइनस, उसको बैलेंस करने के लिए MgBr पॉजिटिव, और कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो 1 2 3 और 4, इससे जुड़ा हुआ है OH, ठीक बात है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट घूम रहा है चारों तरफ, आएगा एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा, यहां से भी हाइड्रोजन निकाला और ये बना MgBr पॉजिटिव। हाइड्रोजन निकाल के क्या कर रहा है, Me माइनस है, जैसे ही हाइड्रोजन मिलेगा तो ये बनेगा CH4 और मेथेन एक गैस होती है, निकल जाएगा बाहर, ठीक बात है। तो बेसिकली आपका कितना मोल, लेट्स से ये Y = 1, एक मोल ही है सबस्ट्रेट, इस एक मोल के लिए इसका कितना मोल लग गया, एक बार तो इस कार्बोनिल पे अटैक किया, दूसरा बार एसिड बेस रिएक्शन कराया तो 2 मोल लगा एक मोल के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से यहां आने के लिए अभी तक 2 मोल लग चुका है, ठीक है। अब क्या करेगा, क्या अब ग्रिग्नाइड रिएजेंट और कोई रिएक्शन कर सकता है, यहां पे ना कोई न्यूक्लियोफिलिक साइट है ना तो कोई एसिडिक प्रोटॉन है, अब कुछ नहीं करेगा। तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दिया, और याद रखना हमेशा हाइड्रोलिसिस दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ग्रिग्नाइड रिएजेंट के रिएक्शन के बाद हमेशा हाइड्रोलिसिस करा जाता है, बचे हुए ग्रिग्नाइड रिएजेंट को रिएक्ट करा के इवापोरेट करने के लिए। जैसे ये इवापोरेट हो गया, एक हाइड्रोजन मिला, गैस बनी, निकल गई बाहर, ठीक बात है। तो ये अगर यहाँ पे नहीं भी दिया होता तो हम लोग ये अंडरस्टूड था हम लोगों के लिए कि भाई ये क्वेंच किया गया, रिएक्शन को स्टॉप किया गया बाय यूजिंग जस्ट वाटर और एनी प्रोटॉन सोर्स, ठीक, ओके। अब जब हाइड्रोलिसिस कर दिया गया लास्ट में, तो ये क्या हो गया भाई, Me, या फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से क्या होगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहां भी H, यहां भी H मिल जाएगा, और साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2 मोल MgBr और OH, ठीक बात है। तो ये ग्रिग्नाइड रिएजेंट का रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक बात है। ये दोनों ही तरीके यूज किए जाते हैं, मेनली हम लोग पढ़ते हैं अल्कीन या अल्काइन पे, जैसे यहाँ पे टॉपिक लिखा गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। पहले मर्क्यूरी रिएजेंट, आप लोग बहुत फेमस ये स्टेप है, आप लोग को पता होगा, ये सारे रिएजेंट हम लोग मर्क्यूरेशन कराते हैं, फिर उसके बाद NaBH4 यूज करके डीमर्क्यूरेशन कराते हैं, मर्क्यूरी को हटा देते हैं। इसमें इस केस में एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है यहां, और ये एक ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसके केस में हम लोग बोलते हैं कि ये फॉलो करता है कौन सा, Markovnikov addition। It follows Markovnikov addition and it follows anti-Markovnikov addition। ठीक बात है, मतलब Markovnikov एडिशन से यहाँ पे रिएजेंट्स ऐड करना, एंटी Markovnikov एडिशन से HBO में रिएजेंट्स ऐड करना है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं OMDM और इसको बोलते हैं HBO। ठीक बात है। नाउ क्वेश्चन है, एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है आपके लिए, कॉमन सबस्ट्रेट जिससे 2 रिएक्शन कराई जा रही है, एक बार HBO कराया जा रहा है और एक बार OMDM कराया जा रहा है। ठीक बात है। HBO कराने के लिए हम लोगों को क्या करना है, एंटी Markovnikov एडिशन करना है, वहां पे H जोड़ना है जहां पे H ऑलरेडी ज्यादा हो, और सॉरी वहां पे H जोड़ना है जहां पे H कम है, एंटी Markovnikov एडिशन ये बोलता है, और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां जोड़ना है जहां पे H ज्यादा है। ठीक बात है। तो इन दो कार्बन जिसके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन तो यहीं पे कम है, हाइड्रोजन कम है तो इसको हम लोग हाइड्रोजन नहीं देंगे, इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दे देंगे।
और यहाँ पे हाइड्रोजन, उल्टा बोल दिया मैंने क्या, हाँ ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा और हाइड्रोजन दे देंगे, एंटी मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन। ठीक बात है, ओके वेट, हाँ एंटी मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन सेज दैट न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वहां जाके ऐड होगा जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है, जहां पे हाइड्रोजन ऑलरेडी ज्यादा है वहां पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हुआ, एंटी मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन। जहां पे हाइड्रोजन कम है अगर वहां पे न्यूक्लियोफिलिक पार्ट ऐड हुआ तो वो मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन। ठीक बात है, हम लोग को एंटी मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन फॉलो करना है यहाँ पे, तो ये ऐसा है OH न्यूक्लियोफिलिक पार्ट और यहाँ पे H, मॉर्गेनिक ऑफ एडिशन फॉलो करना है यहाँ पे, तो H यहाँ पे और यहाँ पे OH। ठीक बात है, अब आप देख लीजिए इसमें से कौन सा आंसर सुटेबल है, दिस इज B एंड दिस इज A, तो आई थिंक B इज द करेक्ट आंसर, राइट, हाँ B इज द करेक्ट आंसर। तो ये इसका मैकेनिज्म आप लोग जरूर देखें। ये जो OH हमने ऐड किया है ये बेसिकली सॉल्वेंट से आता है, ये जो H ऐड किया है ये B2H6 या BH3 से आया है। इस केस में सॉल्वेंट क्या है देखो OH माइनस, ठीक है। नाउ यहां भी ये OH सॉल्वेंट से ही आता है और ये H आता है रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 से। अगर NaBD4 होगा तो यहाँ पे D जुड़ेगा, ये वाटर था इसलिए OH मैंने जोड़ दिया, अगर ये अल्कोहल होता तो मैंने RO जोड़ना था। समझ आ रही बात? तो इस हिसाब से आपको ये देखना है कि भाई कौन सा आइटम किससे आ रहा है, तो अगर थोड़ा बहुत आइसोटोप यूज कर लिए तो क्या करना है उसमें। ठीक बात है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस रिडक्शन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, दो रिडक्शन का नाम सुने होंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन एंड वोल्फ-क्लिश्नर रिडक्शन। वोल्फ-क्लिश्नर रिडक्शन, ठीक है। इनके रिएजेंट्स, इनका सारा काम एकदम एक जैसा होता है, जो क्लेमेंसन करता है वही वोल्फ-क्लिश्नर भी करता है, रिएजेंट अलग अलग और मीडियम अलग अलग होता है। एक ये एसिडिक मीडियम में यूज किया जाता है और ये बेसिक मीडियम में यूज किया जाता है। एसिडिक मीडियम वाला यूज करेंगे तब जब उस सबस्ट्रेट में कोई भी एसिड सेंसिटिव पार्ट नहीं होगा। बेसिक मीडियम सिमिलरली तब यूज करेंगे जब सबस्ट्रेट में कोई बेस सेंसिटिव नहीं होगा। बेस सेंसिटिव मतलब जो बेस रिएक्शन कर रहा हो। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे आ गया एक आपके सामने रिएक्शन कि गिवन कंपाउंड को हम लोग जब क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे तो क्या ये बनेगा। तो ठीक है यार, इसको जब हम लोग क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं तो ये कार्बोनिल तो पहले CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बोनिल के अलावा ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। नाउ कार्बोनिल के अलावा 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे अमाइड भी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके सामने ये रहा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड और क्लेमेंसन रिडक्शन में ये CH2 में कन्वर्ट हो गया। तो ये बात तो सही बोल रहा है ये, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वोल्फ-क्लिश्नर रिडक्शन अगर हम लोग कराएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। वोल्फ-क्लिश्नर में ये तो पार्ट हटना ही हटना, रिडक्शन होना ही होना है। मतलब आपके हिसाब से ऐसा अगर बन गया Cl और ऐसा, लेकिन मीडियम क्या होता है, बेसिक OH माइनस होता है और बेसिक मीडियम लीविंग ग्रुप अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है अपने पास, यहां भी, ये तुरंत सबसे पहले तो एलिमिनेशन कराएगा ना, अल्फा बीटा E2 एलिमिनेशन कराएगा, इनको निकालेगा बाहर। तो जब बाहर निकालेगा तो या तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, मेजर माइनर प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ट्रू, बट स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 नहीं करेक्ट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ मीडियम की वजह से ऐसा हम लोग नोटिस कर पाए। और ऐसे बहुत सारे रिएक्शन आते हैं क्लेमेंसन और वोल्फ-क्लिश्नर पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिडक्शन या रिएजेंट इज सुटेबल फॉर कंप्लीटिंग द रिएक्शन। क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि उसमें एसिड सेंसिटिव पार्ट देख के पूछेगा क्या क्लेमेंशन कराएं हम लोग, तो लोगों का फोकस होता है कार्बोनिल कंपाउंड पे, कार्बोनिल पार्ट पे, और एसिड सेंसिटिव पार्ट को भूल जाते हैं। सिमिलरली इन वोल्फ क्लिस्नर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और ऐसे सवाल हर बार देखने को मिलते हैं। नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बेसिकली एरोमेटिक रिंग्स पे करी जाती है, उन्हीं के लिए फेमस रिएक्शन है ये। बेंजीन और बेंजेनाइट्स के लिए, ठीक है, बेंजीन और बेंजेनाइट्स के लिए ये रिएक्शन कराया जाता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहली चीज कि एरोमेटिक रिंग, लेट से बेंजीन, और जब कभी इसके आसपास कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन पोलराइज होते हैं, एक बनता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, यहां पे लेट से मैंने जोड़ा इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे HI है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स का एक 3 वैलेंट कॉम्प्लेक्स भी बनता है रेजोनेंस करा करा के, और फिर फाइनली एक H+ का लॉस होता है जो कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, E+ और H+, स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल। देन फिर उसके बाद ये रिंग फिर से एरोमेटिक हो जाती है, लेकिन E जुड़ चुका है। यहां से यहां तक अगर हम लोग देखा जाए तो यहां से यहां तक केवल H+ को हटा के E+ जोड़ दिया गया है, ठीक है, H+ को हटा के E+ जोड़ दिया गया है, तो इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन। नाउ सवाल है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसमें सबसे फास्ट होगा। तो सिंपल सी बात है यार, अगर ये बेसिक मैकेनिज्म देखा जाए तो यही RDS स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। अब RDS क्या होता है, यू मस्ट बी नोइंग इन केमिकल काइनेटिक्स। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है, अगर इसी को फास्ट कर दिया जाए तो ओवरऑल ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, RDS फास्ट, पूरा रिएक्शन फास्ट। तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कैसे होगी, रिंग में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन। रिंग में अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ जाए, जैसे यहां पे ये रिंग में +M इफेक्ट शो करेगा, ये रिंग के लिए -M इफेक्ट शो करेगा, यहां से भी +M इफेक्ट, ये भी +M इफेक्ट, और ये कैसे +M होता है, यू मस्ट बी नोइंग इन GOC, ठीक है। तो यहां पे क्या है, ये सिंपली -I इफेक्ट लगा रहा है, तो आप समझ सकते हैं ये -I क्यों लगा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली रिंग से कोई ऐसा ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है जो या तो प्लस या -M लगा सके, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसलिए -I लगा रहा है। एनीवेज, इसी पार्ट से आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराना है, इसी रिंग से, क्योंकि यही एरोमेटिक रिंग है। तो अगर एरोमेटिक रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी फास्ट। यहां पे एक लोग +M दे रहा है, यहां पे 2 लोग +M दे रहा है, तो ऑब्वियसली यहां पे रेट ज्यादा होगा, देने की टेंडेंसी यहां से ज्यादा होगी, तो D का देने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा, फिर एटलीस्ट यहां पे कोई दे रहा है तो चलो फिर B, यहां पे तो विड्रॉ कर रहा है तो ये देने का टेंडेंसी सबसे कम, और यहां उससे थोड़ा ज्यादा, यहां ऐसा, मतलब कहने का B के बाद आएगा A और उसके बाद C। अब ऑप्शन मैच कर लो, DBAC, DBAC इज D1 ठीक बात है। सिमिलरली ऐसा ही कॉन्सेप्ट आता है रिएक्शंस ऑन बेंजीनॉइड, आपको स्टार्टिंग मटेरियल दे देगा, आपको फाइनल प्रोडक्ट दे देगा, आपसे पूछा जाए कौन सा सीक्वेंस यूज करें बेस्ट प्रिपेयर करने के लिए या हाई इफिशियंसी के साथ प्रोडक्ट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा सीक्वेंस यूज करें। जैसे आपके सामने ये सवाल है सॉरी, कि स्टार्टिंग मटेरियल इज दिस एंड द एंड मटेरियल प्रोडक्ट इज दिस। अब यहां से यहां बनाने के लिए हमको कौन सा सीक्वेंस इन चारों में से जरूरी है, या ऐसा कैसे बेस्ट सूटेड सीक्वेंस कौन सा है। नाउ अगर हम लोग KMnO4 यूज कर लिए पहले ही तो ये सीधा सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक बात है। अब उसके बाद अगर हम लोग ये फ्रिडल क्राफ्ट ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, ठीक, रिंग पे, तो ये भी माइनस अपने पास बनेगा क्या KMnO4 यूज करने के बाद, ये तो एज इट इज रहेगा NO2, और ये COOH, ये -M इफेक्ट शो करेगा, ये भी -M इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर -M, इसी के हिसाब से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। नाउ ब्रोमीन जुड़ेगा इसके मेटा पे, यहां जुड़ जाएगा ब्रोमीन, फिर उसके बाद रिडक्शन है तो ये NH2 हो जाएगा, और फिर Cl2, नो नोन रिएक्शन फॉर जस्ट Cl2, इसलिए ये यहीं पे रुक जाना चाहिए इसको। नाउ
अगर हम लोग पहले ही रिड्यूस कर लिए तो ये NH2 हुआ, उसको डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर लिए, सैंड में रिएक्शन करा लिए, तो बेसिकली यहां से हम लोग कहां पहुंचे, CH3, ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और यहां Cl हो गया। अब उसके बाद अगर KMnO4 तो ये COOH हो गया, और अगर Br2 करेंगे तो इसके मेटा पे आके जुड़ेगा ना Br, दिस इज नॉट द प्रोडक्ट, तो ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन, सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करा लिए तो इसी के हिसाब से होगा, तो इसके मेटा पे NO2 के मेटा पे जाके ब्रोमीन जुड़ेगा और ये CH3 तो एज इट इज रहेगी। फिर HNO2 हमने इसको कर दिया NH2 में कन्वर्ट, ठीक है, सॉरी ये हमने फॉलो किया, हाँ। तो फिर उसके बाद हमने इसको रिड्यूस किया, HNO2 में NH2 हो गया, फिर HNO2 डाइजोनियम सॉल्ट N2 पॉजिटिव हो गया, फिर CuCl सैंड में रिएक्शन, इसको निकाल दिया बाहर, ये ऐसा हो गया CH3, यहां Cl और यहां पे जुड़ गया Br, ठीक बात है, ऑलराइट। फिर KMnO4 कर दिया हमने तो ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH और यहाँ पे Br और ये Cl, दिस इज अगेन नॉट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। नाउ लास्ट ऑप्शन बचा है, अब टेक्निकली तो यही सही होना चाहिए, ठीक है, हमने कुछ गड़बड़ी किया क्या, Br2 सबसे पहले तो ये इसके मेटा पे जाके Br जुड़ेगा, यहाँ पर मैंने अभी यहीं पे गलत कर दिया, ओके। सबसे पहले Br2 जब हमने कराया तो CH3 यहाँ पे NO2, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो यहीं पे तो Br जुड़ेगा, ऑल राइट। हमने फिर से एनालाइज करना है, Br2 Fe इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये प्रोडक्ट बना, फिर रिडक्शन कराए तो ये NH2 हो जाएगा। नाउ HNO2 तो ये N2 पॉजिटिव हो जाएगा, ये N2 पॉजिटिव डाइजोनियम सॉल्ट, फिर Cl माइनस CuCl कर लिया हम लोगों ने, तो ये तुरंत निकल के चला जाएगा बाहर सैंड में रिएक्शन, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऐसा, यहीं पे Cl, ये Br और ये CH3। अब KMnO4 अगर हमने यूज कर लिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और यही आई थिंक यही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक बात है। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। नाउ ऑल राइट, तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन तो होता ही है, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना होता है, लेंदी तो होता ही है, और गलतियों के भी चांसेस होते हैं कि इन चार स्टेप एक एक ऑप्शन में है, तो भाई जितने ज़्यादा स्टेप गलतियों के उतने ही चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके के होते हैं, क्योंकि ऐसे रिएक्शंस हम लोग जब भी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं विद इन द क्लास इटसेल्फ, तो इसलिए बहुत हेक्टिक काम नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, आपको कलम संभाल के चलाना है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक बात है, ऑल राइट। तो ये सारे टॉपिक्स थे जिनको हम लोग बहुत ही उम्मीद के साथ प्रिपेयर करेंगे, और अगले आने वाले कुछ ही दिनों में आपके जो जेईई मेंस के एग्जाम है उनमें इससे उम्मीद लगा के बैठे रहेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और गलत नहीं करेंगे। ये टॉप 10 ऐसे क्वेश्चंस है जो कि हर एक शिफ्ट में दिख ही जाते हैं, तो गुड लक, और ऐसे क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, गलत नहीं करिएगा, नहीं तो ये वीडियो का सारा मेहनत हमारा और तुम्हारा व्यर्थ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।